हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के मॉड्यूल बी का एबीएम पेपर का यूनिट 17 जो कि है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। फिर सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्स मनी। किसी भी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। फर्म्स नीड टू रेज कैश फ्रॉम इन्वेस्टर्स। जो फर्म्स होते हैं उनको इन्वेस्टर से कैश की ज़रूरत होती है ताकि वो प्लांट एंड मशीनरी लगा सकें। ठीक है, तो वो उनको कैसे मिलेगा? आइदर थ्रू डेट और इक्विटी। थ्रू डेट और इक्विटी के थ्रू उनको ये मिलेगा। इफ़ कंपनीज नीड कैश फॉर ए शॉर्ट वाइल दे मे बोरो फ्रॉम ए बैंक। अगर कंपनीज को कम समय के लिए कैश की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से बोरो करते हैं। इफ़ दे रिक्वायर फंड फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म दे जनरली इशू बॉन्ड्स विच आर इसेंशियली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अगर उनको मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। When companies issue bonds, they promise to make a series of fixed interest payment and then repay the debt. जब कंपनी कोई बॉन्ड इशू करती है तो वो प्रॉमिस करती है कि वो सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके बॉन्ड में उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट वो देगी और डेट को भी रिपे करेगी। बॉन्ड वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्यूटेशन। टाइम वैल्यू मनी कंप्यूटेशन में फ्रेंड हमने एन्युटी परपेचुइटी देखा था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बट देयर इज सम चांसेस दैट कंपनी में नॉट रिपे इट्स डेट। कुछ चांसेस में क्या होता है कि कंपनी जो है वो डेट रिपे नहीं कर पाती है, तो इन्वेस्टर टेक दिस डिफॉल्ट रिस्क। तो इसी को डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। जब आपका काउंटर पार्टी जो है आपको पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो डिफॉल्ट रिस्क होता है। डिफॉल्ट रिस्क को हम लोग क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो में नीड टू रेज फंड्स दे इशू बॉन्ड इन ए सिमिलर फैशन। गवर्नमेंट भी इसी तरीके से फंड रेज करती है और वो भी सेम तरीके से बॉन्ड्स इशू करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया हुआ है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स वही बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट इशू करेगी। व्हेन यू ओन ए बॉन्ड यू जनरली रिसीव ए फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट ईच ईयर अंटिल द बॉन्ड मैच्योर्स। दिस पेमेंट इज नोन एज कूपन। जब हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है ईच ईयर, जिसको कि हम लोग कूपन कहते हैं। एट मैच्योरिटी द डेट इट रिपेड। और मैच्योरिटी में जो पूरा हमने इन्वेस्ट किया रहता है वो पूरा का पूरा डेट हमें वापस मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अ बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट। तो बॉन्ड क्या हुआ? एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट हुआ। ए गवर्नमेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड इशूड बाई ए नेशनल गवर्नमेंट डिनोमिनेटेड इन द कंट्रीज ओन करेंसी। गवर्नमेंट बॉन्ड एक बॉन्ड है जो कि नेशनल गवर्नमेंट इशू करती है और ये कंट्री के ओन करेंसी में इशू होता है और इसका टेन्योर होता है 5 years to 30 years। Bonds issued by Pune Municipal Corporation will not be considered as government bonds. Bonds issued by a national government in foreign currencies are referred to as sovereign bond. फॉरेन करेंसी में अगर गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू कर रही है तो उसको हम लोग सोवरेन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूएस डॉलर में, जापानीज येन में अगर कोई बॉन्ड इशू किया गया है तो वो सोवरेन बॉन्ड होगा। आजकल फ्रेंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? वो भी हम लोग उसको गोल्ड की वैल्यू में इशू करते हैं ना, तो इसीलिए उसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं। दीज वुड बी ऑल्सो यूरो बॉन्ड्स एज दे आर नॉट इन होम करेंसी। यूरो बॉन्ड भी होते हैं जो यूरो में इशू होंगे। द फर्स्ट एवर गवर्नमेंट बॉन्ड वॉज इशूड बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट इन 1693 टू फंड इट्स वॉर अगेंस्ट फ्रांस। सबसे पहला जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किया गया था वो इंग्लिश गवर्नमेंट ने किया था 1693 में, जब फ्रांस के अगेंस्ट वॉर हुई थी तब। गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉर्मली कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क जो है वो थोड़ा कम होता है। हियर रिस्क फ्री मीन्स फ्री ऑफ क्रेडिट रिस्क। फ्री ऑफ क्रेडिट रिस्क मतलब वहाँ डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। और द गवर्नमेंट बॉन्ड स्टिल हैव मार्केट रिस्क। लेकिन मार्केट रिस्क वहाँ होता है क्योंकि जो आपको बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मार्केट से लिंक रहेगा।
बॉन्ड इशू बाय डिफरेंट कंट्रीज नोन बाय सम जेनेरिक नेम्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होते हैं उसको अलग अलग नाम कहा जाता है। जैसे यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड इशू होता है उसको हम लोग यूएस ट्रेजरीज बोलते हैं। फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स को हम लोग ओट्स कहते हैं। जर्मन गवर्नमेंट के बॉन्ड को बंड्स बोलते हैं और यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को हम लोग गिल्ड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया हाउ डू बॉन्ड्स वर्क, बॉन्ड्स कैसे वर्क करता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बॉन्ड दिया है जिसका कि फेस वैल्यू 1000 है और उस पर एवरी ईयर जो है वो 6% के रेट से कूपन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल रहा है और एंड ऑफ दी टेन्योर क्या होता है कि कूपन के साथ साथ आपको फेस वैल्यू भी मिलती है। तो यहाँ देखिए 2009, 10, 11, 12 तो 1, 2, 3 साल के लिए ये बॉन्ड दिया गया। तो एन का वैल्यू हो गया हमारा 3 और हमें कूपन मिल रहा है 60 यानी कि 1000 का 6% 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ हमें एवरी ईयर मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर में 60 रुपीज़ मिला, सेकेंड ईयर में 60 रुपीज़ मिला, लेकिन जब थर्ड ईयर में हमें मिलेगा तो ये 1000 + 60 = 1060 रुपीज़ मिलेगा। अब इस पे बॉन्ड प्राइस निकालनी है। तो बॉन्ड प्राइस में निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो रिटर्न रेट दिया हुआ है, रिटर्न रेट 5.6% है। फ्रेंड, कूपन रेट में और रिटर्न रेट में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। कूपन रेट जो है वो आपको एक फिक्स मिलेगी टिल द टेन्योर ऑफ द मैच्योरिटी, और ये जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है। इससे आप बॉन्ड की प्राइस निकालेंगे। तो बॉन्ड की प्राइस कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे हमने पीवी = फॉर्मूला होता है कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 + r फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 + r⁴, थर्ड ईयर के लिए कूपन अमाउंट प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁴। अगर ये 4 साल होगा तो 4 साल, 5 साल, ऐसे करके कंटिन्यूस ये टोटल को हम डिवाइड करके ऐड करेंगे तो हमारा बॉन्ड का जो प्राइस आएगा दैट इज 1010.77। ये नीचे में देखिए ये फ्रेंड फॉर्मूला से दिया हुआ है। ये PVIF और PVIFA के थ्रू निकलता है। तो इसका जब मैं न्यूमेरिकल पार्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट है बॉन्ड प्राइसेस एंड हाफ ईयरली कूपन इंटरेस्ट पेमेंट। हाफ ईयरली कूपन पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट के फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि अगर हाफ ईयरली है तो आपका टाइम डबल हो जाएगा और जो कूपन रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो आपका हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ केस में देखिए आपका टेन्योर 3 इयर्स था तो ये आपका 6 ईयर हो जाएगा, और कूपन रेट 6% था तो ये 3% होगा, और रेट ऑफ रिटर्न 5.6 था तो ये आपका 5.6 का हाफ यानी 2.8% हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसको निकाला है ठीक वैसे ही हाफ ईयरली के लिए। ये आपका कूपन 60 का 30 हो गया क्योंकि 3% था, और ये 0.56 का 2.8 था तो ये उसी तरीके से, और टेन्योर आपका 6 ईयर्स के लिए हो गया यानी 3 × 2 6 ईयर। तो उसमें आपका वैल्यू निकल के आया 1010.91। ये बॉन्ड की प्राइस है जो कि हमारा जो 6% पे था उससे ज़्यादा हुआ। ये 1010.77 था, ये 1010.91। अभी बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में फ्रेंड हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था मार्केट रेट वो 5.6 था और कूपन रेट 6 था, यानी कूपन रेट जो है वो हमारे मार्केट रेट से कम है। तो कूपन रेट हमारे मार्केट रेट से कम है तो हमारा वैल्यू आया 1010.77। और यहाँ पे देखिए हमारा कूपन रेट भी 6% है और मार्केट रेट भी 6% है, तो हमारा जो मार्केट प्राइस आया वो कूपन के फेस वैल्यू के बराबर आया। और यहाँ पे देखिए जो मार्केट प्राइस है वो 15% है, कूपन रेट 6% है, यानी कूपन रेट से मार्केट रेट ज़्यादा है, तो हमारा बॉन्ड प्राइस क्या है, फेस वैल्यू से कम आया। तो ये एकदम इन्वर्सली होता है, अगर आपका मार्केट रेट कम है तो बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर मार्केट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की प्राइस फेस वैल्यू प्राइस से कम होगी। अभी यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी देखिए, यील्ड टू मैच्योरिटी का फ्रेंड बुक में ट्रायल एंड एरर मेथड दिया हुआ है। मोस्टली लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से ही निकालते हैं। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी जब मैं न्यूमेरिकल का पोर्शन कराऊंगी, तो उसके लिए आप कीप वॉचिंग आवर चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, और आप कंटिन्यूअस देखते रहिए। तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना
जो थ्योरी पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बताऊंगी। यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। करंट यील्ड फ्रेंड्स वो है कि जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका 1000 का आपका ये है बॉन्ड है, उस पर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% करके मिल रहा है। यहाँ देखिए, तो आपका जो प्राइस है वो 1136 मिल रहा है। तो नोटिस दैट यू आर पेइंग आउट ₹1136.16 एंड रिसीविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 100। मार्केट प्राइस आपका 1136.16 है और आपका इनकम जो है 100 रुपीज़ हो रहा है। तो इनकम so your income as a proportion of the initially outlay is 100 divided by 1136.16 is equal to 0.88 or 8.8%. This is sometimes called bonds current yield। मतलब अभी उसका मार्केट प्राइस और रेट ऑफ रिटर्न में जो रिलेशनशिप से आपका निकलेगा वो आपका करंट यील्ड होगा। A bond that is priced above its face value is said to sell at a premium। जब बॉन्ड का जो प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो प्रीमियम होगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड, जब उसका यहाँ पे देखिए ये कम था, मार्केट रेट कम था, तो यहाँ पे बॉन्ड प्राइस ज़्यादा हुआ तो ये प्रीमियम पे है। और वहीं देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि जब ए बॉन्ड प्राइस दैट इज, ये तो प्रीमियम हो गया, ए बॉन्ड प्राइस बिलो फेस वैल्यू सेल एट अ डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड प्राइस का वैल्यू जो है, फेस वैल्यू हमारा 1000 है और बॉन्ड का प्राइस जो है 900.55 है, तो ये जो है ये बॉन्ड प्राइस एट डिस्काउंट होगा। द रेट ऑन दिस बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन द करंट यील्ड। जो रिटर्न होता है इन बॉन्ड्स पे वो करंट यील्ड से ज़्यादा होता है। किस पे? जो हमारा डिस्काउंट पे है उस पे। और जो हमारा प्रीमियम पे है वहाँ हमारा रेट ऑन रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड इज ऑलवेज लेस देन द बॉन्ड्स करंट यील्ड। Measure of return that take account of both current yields and the change in a bond's value over its life. The standard measure is called yield to maturity। जो हम लोग रिटर्न का जो मेजर करते हैं बोथ करंट यील्ड और चेंज इन बॉन्ड्स वैल्यू ओवर इट्स लाइफ, टिल मैच्योरिटी बॉन्ड्स की वैल्यू में जो चेंजेस होगी और जो उसका करंट यील्ड होगा, इन दोनों को एक साथ जो हम लोग रिटर्न एक साथ रिटर्न को मेजर करेंगे तो उसको हम लोग यील्ड टू मैच्योरिटी कहेंगे। The yield to maturity is defined as the discount rate and make the present value of the bonds payment equal to its price। yield to maturity जो है वो एक डिस्काउंट रेट है जो किसी बॉन्ड के प्रेजेंट वैल्यू के पेमेंट को इसके प्राइस के इक्वल बनाती है। अभी ये कैलकुलेशन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगी क्योंकि बुक में देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि द ओनली मैनुअल प्रोसीड्योर फॉर कैलकुलेटिंग yield to maturity is trial and error। You guess an interest rate and calculate the present value of the bonds payment. If the present value is greater than the actual price, your discount rate must have been too low, so you try a higher interest rate। तो आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालना होता है। पहले आप एक इंटरेस्ट रेट लेते हैं, उससे अगर आपका जो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको भी मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कम लिया है, आपको उससे ज़्यादा लेना है। तो इसका मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगी फ्रेंड मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन में। अब नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कूपन इनकम प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए दे रहा है कि द रेट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज ₹60 कूपन पेमेंट प्लस द प्राइस चेंज ऑफ ₹1020 माइनस 1010.77 ₹9.33। तो द रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज ₹1010.77 इज इसको कूपन अमाउंट यहाँ पे लिया, प्राइस चेंज आपका 120 माइनस 1010 इक्वल टू 9.33। तो ये 9.33 यहाँ पे लिया प्राइस चेंज। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना का था, जो हमारा 1010.77 था, तो इसको प्लस करके इससे डिवाइड किया तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न आया 6.86। अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स ये इन्वर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड प्राइस फॉल व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज एंड बॉन्ड प्राइस राइज व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉल। अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होगी, अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट की इंटरेस्ट रेट कम होगी।
The yield to maturity is defined as the discount rate that equate the bonds price to the present value of all its promised cash flow. ये हम लोग पहले yield to maturity में देख चुके हैं फ्रेंड. It is a measure of the average rate of return you will earn over the bond's life if you hold it to maturity. Yield to maturity एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि आप किसी बॉन्ड को अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दैट इज yield to maturity. अभी यहाँ पे भी सेम फ्रेंड एक और फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व किया है और yield to maturity निकाला है कि 4% पे इसका निकाला है और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न निकाला है. तो रेट ऑफ yield to maturity और रेट ऑफ रिटर्न्स में क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि yield to maturity remains unchanged during an investment period, its rate of return will equal that yield. अगर yield to maturity जो है चेंज नहीं होता है तो रेट ऑफ रिटर्न पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा. और यहाँ भी देखिए फ्रेंड ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है. yield to maturity अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा और yield अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा. अभी रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट. रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एक इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया कि अगर देखिए यहाँ पे इसको समझाया है कि एग्जांपल के साथ. इफ़ यू बाई ए 3-year बॉन्ड व्हेन द इंटरेस्ट रेट is 5.6% and the rate then rise, you will be stuck with a bad deal. You have just loaned your money at a lower interest rate. जैसे अगर 5.6% पे हमने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो अब हमें तो उस पर कूपन 5.6 ही मिलेगा और मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. तो अगर हम उसको बाद में अगर इन्वेस्ट करते तो हमें उस पर ज़्यादा कूपन मिलता तो हमारे लिए एक बैड डील हो गया. अब ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर. अब ये मान लीजिए कि एक आपने 3 years के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और एक 30 years के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है. तो जो 3 years वाले हैं वहाँ पे हमको कम लॉस होगा, 30 years वाले पे हमें ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम तक कम पैसा मिलेगा. और 3 years वाले पे जो लॉस होगा वो हमें 3 साल के लिए ही होगा. तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स. यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द लॉन्गर द लोन द मोर द इनकम यू हैव लॉस्ट बाई एक्सेप्टिंग व्हाट टर्न्स आउट टू बी ए लो कूपन रेट. अगर आपने लो कूपन रेट पे कोई बॉन्ड ले लिया तो अगर लॉन्गर है इसका पीरियड तो आपको लॉस भी ज़्यादा होगा. तो वही इंटरेस्ट रेट रिस्क वहाँ पे आपका हो गया. अब ये डिफ़ॉल्ट रिस्क. डिफ़ॉल्ट रिस्क हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा था कि अगर कोई कंपनी है वो अगर आपको रीपे करने में फेल हो जाए तो वो आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क हो जाता है. हालांकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये रिस्क थोड़ा कम होता है लेकिन अगर कोई फर्म या कंपनी अगर ये बॉन्ड इशू करती है और वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है, आपको रीपे नहीं कर पाती है, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया. अभी नेक्स्ट है फ्रेंड एक यहाँ पे दिया हुआ है जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड जो है एक ऐसा बॉन्ड है जो आपको डिस्काउंट रेट में मिलती है जिसको कि आप रिडीम कर सकते हैं फेस वैल्यू पे, लेकिन वो आपको मिलेगी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे. तो वही आपका जीरो कूपन बॉन्ड होता है. नेक्स्ट है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या है कि जिसमें कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हो गए. कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड जिनको कि आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इससे करने से क्या होगा? यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ए बॉन्ड इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन इक्विटी इफ द कंपनी इज डूइंग वेल. तो आप कंपनी के इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो. कॉलेबल बॉन्ड्स. कॉलेबल बॉन्ड्स फ्रेंड्स वो बॉन्ड्स होता है जो कि इन्वेस्टर्स को जो जिन्होंने इशू किया, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया है और वो कॉलेबल बॉन्ड है तो वो जब चाहे इस बॉन्ड को कॉल बैक कर सकती है. एंड पे अ फिक्स्ड प्राइस जनरली एट अ प्रीमियम ओवर पार वैल्यू. जनरली प्रीमियम पे ही देती है पार वैल्यू से, लेकिन इसमें तो आपको लॉस हो जाता है ना. दिस इज लेस अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स. ये इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव होती है क्योंकि ये कंपनी के उसमें रहता है कि वो जब चाहे इसको कॉल बैक कर सकती है. एज इंटरेस्ट रेट गोज डाउन व्हेन द बॉन्ड प्राइस इंक्रीजेज द बॉन्ड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड बैक. अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो जो इशूअर है वो इसको बॉन्ड को वापस ले लेंगे और इसी को कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं. तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा ये चैप्टर का थ्योरी पोर्शन यही ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट के साथ मिलेंगे. तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.